हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है और इसको द हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। लोअर हाउस भी बोलते हैं, द हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, राइट। चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू स्टेट्स अदर देन यूपी हैविंग द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की। लोकसभा में यूपी की टोटल कितनी सीट्स है? लोकसभा में यूपी की है टोटल 80 सीट्स, राइट। यूपी की 80 सीट्स है और पूरे इंडिया में यूपी स्टेट की हाईएस्ट सीट्स है लोकसभा में। अब देखो, यूपी का एरिया भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा रहेगी। फिर यूपी के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, राइट। और यूपी के बाद अगर किसी स्टेट्स की लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जिसके लोकसभा में सीट्स ज्यादा है, तो वो स्टेट्स आती है महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में से, राइट। महाराष्ट्र की टोटल कितनी सीट्स है? महाराष्ट्र की है 48 सीट्स और आंध्र प्रदेश की है टोटल 25 सीट्स, राइट। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा वर हेल्ड इन। अब मिड टाइम इलेक्शन लोकसभा की सबसे पहले कब हुई थी? मिड टर्म इलेक्शन का मतलब क्या होता है? मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है कि लोकसभा बीच में ही डिसॉल्व हो गई है, राइट। बीच में ही डिसॉल्व हो गई और दोबारा फिर से इलेक्शन करवानी पड़ी है, 5 साल अभी पूरे नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। और सबसे पहली जो मिड टर्म इलेक्शन हुई थी लोकसभा की, वो हुई थी 1971 में। नेक्स्ट है, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। लोकसभा में वैसे स्पीकर अपनी वोट नहीं देता, बट लोकसभा में जो स्पीकर की वोट होती है वो कास्टिंग वोट होती है। कास्टिंग वोट का क्या मतलब होता है? अगर किसी बिल पे या किसी भी मैटर पे वोटिंग हो रही है, तो उस केस में क्या होता है कि सपोज अब दोनों केसेस में एक बंदा उसके फेवर में है और एक उसके अपोजिशन में वोट्स देनी है। अब फेवर की और अपोजिशन की दोनों वोट्स जो है, नंबर ऑफ वोट्स जो है वो सेम हो गई। सपोज उसके फेवर में भी 100 वोट्स आ रही है और उसके अपोजिशन में भी 100 वोट्स आ रही है, तो इस केस में स्पीकर के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। अब इस केस में ये जो स्पीकर है, ये अगर इसके फेवर में वोट देगा तो बिल पास हो जाएगा, अगर अपोजिशन में वोट देगा तो बिल पास नहीं होगा, राइट। तो कास्टिंग वोट का जो होता है ये स्पीकर की होती है कास्टिंग वोट। जब दोनों साइड पे, फेवर में भी और अपोजिशन में भी नंबर ऑफ वोट सेम हो जाती है, तो उस केस में स्पीकर के पास कास्टिंग वोट का अधिकार होता है, अदरवाइज स्पीकर अपनी वोट नहीं देता। अब पहले से एक साइड पे मेजोरिटी बन रही है, यहाँ पे 50 वोट्स है, यहाँ पे 150 है, तो ऑलरेडी फेवर में मेजोरिटी वोट्स है, तो यहाँ पे कास्टिंग वोट नहीं होगी। कास्टिंग वोट तभी होती है जब दोनों साइड पे नंबर ऑफ वोट्स सेम हो जाए। नेक्स्ट है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। अब लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 550। आउट ऑफ दिस 550 मेंबर्स, जो 530 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, और जो 20 मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं? यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आते हैं। ये कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं? स्टेट से, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 550। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है? तो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट लोकसभा में, राइट। नेक्स्ट है, द यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। अब जो बजट प्रेजेंट होता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मनी बिल है, वो भी पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फाइनेंशियल बिल हो गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैसे ही जो बजट है वो भी सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, इन द लोकसभा अनलेस देयर इज अ कोरम द स्पीकर शुड नॉट कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स टू इंश्योर दिस। अब कोरम क्या होता है, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो चाहिए होते हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स शुरू करने के लिए, और यूजुअली ये कोरम कितना होता है? पार्लियामेंट का 1/10, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, राइट।
तो लोकसभा में जब तक क्वोरम पूरा नहीं होता, अब ये पता कैसे चलता है स्पीकर को कि 1/10 मेंबर प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये पता चलता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट से, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट जो होता है वो अटेंडेंस लेता है हाउस की, और उसके बाद जो भी अटेंडेंस रहती है वो स्पीकर को इन्फॉर्म करता है। अब स्पीकर खुद तो गिनने नहीं बैठेगा ना कि कितने मेंबर्स हो गए कितने नहीं हो गए, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट का काम होता है मेंबर्स की अटेंडेंस लेना और आगे स्पीकर को इन्फॉर्म करना। Next, the Council of Ministers of Indian Union is collectively responsible to the लोक सभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो भी इनका डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली वन मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में कौन सी स्टेट का एक ही मेंबर है, तो वो स्टेट है सिक्किम। Next, the allocation of seats in the present Lok Sabha is based on which one of the following census। अब लोकसभा की जो सीट्स है ना वो 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। अब पहले क्या डिसाइड हुआ था कि 1971 के बेसिस सेंसस के बेसिस पे लोकसभा सीट्स फ्रीज कर दी थी इन्होंने 2001 तक। अब 2001 में फिर से 84th अमेंडमेंट हुई और उसके बाद इन्होंने ये जो लोकसभा सीट्स थी ये 2026 तक फ्रीज कर दी है, और 26 के बाद जो पहली सेंसस होएगी 26 के बाद मोस्ट प्रोबेबली 2031 को होनी चाहिए सेंसस, तो 2031 की जो सेंसस होगी उसके अकॉर्डिंग फिर लोकसभा सीट्स को एडजस्ट किया जाएगा। हो सकता आगे फिर से फ्रीज कर दे, हो सकता उसमें कुछ चेंजेस आए, लेकिन फिलहाल के लिए 26 तक ये फ्रीज करी हुई है। नेक्स्ट है, हु होल्ड्स द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है उनको कौन नॉमिनेट करता है, तो उनको नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टोटल इलेक्टिव membership of the Lok Sabha is distributed among the states on the basis of the population and area of the states। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग ही लोकसभा की सीट्स जो होती है, जो मेंबरशिप होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। Second, the 84th Amendment Act of the Constitution of India lifted the freeze on the delimitation of the constituencies imposed by the 42nd Amendment। सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा की इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज लिमिट चाहिए 25 ईयर्स की। राज्यसभा के केस में कितनी थी, 35 ईयर्स की, सॉरी 30 ईयर्स की। नेक्स्ट है, हु इज नॉट इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ लोकसभा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लोकसभा की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, अटॉर्नी जनरल भी कर सकता है, सॉलिसिटर जनरल भी, बट द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये लोकसभा की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। Next is the state-wise allocation of seats in Lok Sabha is based on the 1971 census। Up to which year does this remain intact? 2026 तक ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी। नेक्स्ट है, द कोरम ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का कोरम कितना होता है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। Next, the 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in Lok Sabha on the basis of 1971 census। They shall remain unaltered till the first census to be taken after the year 2026। 2026 तक ये सीट्स जो है फ्रीज करी हुई है। इसके बाद जो भी पहली सेंसस होएगी 2026 के बाद, 2026 के बाद जो पहली सेंसस होएगी उसके बाद फिर इनकी जो सीट्स है वो आगे पीछे हो सकती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।